दोस्तों ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस टॉपिक में हर किसी को कोई ना कोई कंफ्यूजन तो जरूर रहता है। जैसे ईआईसी असल में क्या करने आई थी, ईआईसी ने इंडिया में कितने टाइम तक ट्रेड और कितने टाइम तक रूल किया, ईआईसी ने कैसे यहाँ पर अपना कब्जा जमाया, और भी कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ईआईसी के एस्टैब्लिश होने से पहले यहाँ पर जॉन मिडनाल नामी एक मर्चेंट साल 1599 में ट्रेड के घर से आया था। हम ये भी कह सकते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पर्सनल एम्बेसडर था। और फिर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की तरफ से साल 1600 एडी में एक ऐसा ऑर्डर मिला जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आसानी से ट्रेड कर सकती थी। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्पाइसेस और पेपर का ट्रेड करने आई थी। दोस्तों 1600 एडी में ब्रिटिश हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पुर्तगीज और डच के कैंटोनमेंट्स मौजूद थे। और फिर दो समुद्री सफर साल 1601 से लेकर साल 1606 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया की कुछ आइलैंड्स की तरफ किए। और अब तीसरा सफर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया हिंदुस्तान की ओर साल 1608 में। इस ट्रेड के सारे काम सौंपे गए कैप्टन विलियम हॉकिंस को, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट मर्चेंट थे और उनको बहुत सारा तजुर्बा भी था। उसको एक लेटर दिया गया किंग जेम्स फर्स्ट की तरफ से अकबर के लिए, लेकिन अकबर की डेथ बदकिस्मती से साल 1605 में ही हुई थी। और विलियम हॉकिंस सूरत से आगरा चला गया जहांगीर के पास साल 1609 में, लेकिन उनको सूरत में कंपनी एस्टेब्लिश करने की इजाजत नहीं मिली। और फिर सूरत से चलकर आंध्र प्रदेश के एक कोस्ट पर गए। वहां का जो लोकल राजा था उसने उनको फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की इजाजत दे दी। और अब साल 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड को मजबूत करने के लिए फिर से सूरत आती है। सूरत में जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी पुर्तगीज कैंप्स लगे थे, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरह सूरत में कंपनी एस्टेब्लिश करनी थी। तो क्या होता है कि इंग्लिश और पुर्तगीज के दरमियान एक जंग होती है, जिस जंग का नाम बैटल ऑफ स्वाली था। दोस्तों ये जंग 29 नवंबर से लेकर 30 नवंबर को होती है। कहा जाता है कि उस वक्त जो ईआईसी का कैप्टन या लीडर था वो था थॉमस बेस्ट, और बैटल ऑफ स्वाली में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अच्छी कामयाबी हासिल करके दी, जिसमें बहुत सारे गैलियन शामिल थे। दोस्तों ये समुद्री जहाजों की एक ऐसी किस्म है जो बुनियादी तौर पर जंगों के लिए इस्तेमाल होती है। और इस तरह इंग्लिश ने पुर्तगीज को इंडिया से हटा दिया, और ये हिंदुस्तान फतह करने की पहली कामयाबी थी ब्रिटिशर्स के पास। और फिर मुगल रूलर जहांगीर इंग्लिश को फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की इजाजत देते हैं साल 1613 में। दोस्तों जहांगीर ये चाहता था कि हिंदुस्तान में खाली एक ही ट्रेडिंग ग्रुप रहे, और फिर जब इंग्लिश ने पुर्तगीज को हटा दिया तो तब उनको इजाजत दे दी गई। सर थॉमस रॉ ये एक ऐसा रॉयल एम्बेसडर था किंग जेम्स फर्स्ट की तरफ से मुगल एम्पायर के लिए। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस मौजूद था, क्योंकि इससे पहले इसने इंग्लिश को ओटोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर में रिप्रेजेंट किया था। तो चलिए छोड़िए, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सर थॉमस राव कामयाब हो जाता है दो रॉयल ऑर्डर या फरमान हासिल करने में, एक जहांगीर से और एक शाहजहां से, कि इंग्लिश को परमिशन है ये सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों सूरत एक मेन और इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है ट्रेड का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। सूरत ही वो जगह थी जहां से इंग्लिश ने अपनी इनलैंड ट्रेडिंग को एक्सटेंड कर दिया। और फिर साल 1616 में इंग्लिश सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करता रहा अहमदाबाद, बड़ौदा, बरोच और आगरा में। और फिर साल 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई को अपना हेडक्वार्टर डिक्लेयर करती है वेस्ट कोस्ट के लिए। और अब इंग्लिश ईस्टर्न कोस्ट पे इन सेटलमेंट्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।